आदाब। आपको याद होगा कि एक एपिसोड में हमने लखनऊ में जो मौत के सिलसिले की जो या मरने के सिलसिले की जो रसूमात हैं, यानी फ्यूनरल के जो कस्टम्स हैं, जो टोटम्स हैं, जो टोटके वगैरह हैं, उनके बारे में आपसे जिक्र किया था। इसी सिलसिले को कायम रखते हुए आज दो रिवायात ऐसी हैं, दो कस्टम्स ऐसे हैं जो तकरीबन दम तोड़ चुके हैं, अब वो बिल्कुल ही इस्तेमाल में नहीं। पहला जो कस्टम या जो रिवायत या रस्म थी वो थी मैयतों को सौंपने की। सौंपने का मतलब ये था कि मैयत को इमाम करके ख़ास वक्त के लिए रख लेना, क्योंकि उसको उस जगह यानी लखनऊ में या किसी और शहर में दफन नहीं होना था। उस मैयत को करबला मोहल्ला इराक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो रोज़ा है वहाँ ले जाया जाता था। और ये ज़्यादातर होता था जो बहुत ही साहिब हैसियत लोग, साहिब इक़्तिदार लोग, नवाबीन में और रोहसा वगैरह की एक रस्म थी। लोग वसीयत करते थे कि जब हम मर जाएं तो हमारी मैयत को सौंप दिया जाए और बाद में जब वक्त हो, यानी जब सब इंतज़ाम हो जाए, तो हमें इराक़ करबला ले जाया जाए। इस तरह से बहुत सी मैयतें जाती रहीं। हमने भी अपने बचपन में देखा है, हमारी चची के जो वालिद थे उनकी मैयत जो थी वो कई बरस तक लखनऊ में सौंपी रखी गई थी और उसके बाद फिर उसको इराक़ पानी के जहाज़ के ज़रिए से ले जाया गया था। और हाल ही में नहीं, मतलब कई बरस पहले की बात है कि नवाब रामपुर मुर्तज़ा अली ख़ान साहब की बेगम साहिबा सकीना बेगम साहिबा की जो मैयत थी वो ख़ासबाग पैलेस जो महल है रामपुर का, उसमें सौंपी हुई थी, जो कई बरस तक वहाँ रखी गई थी। और बाद में उसको बाई एयर, क्योंकि गल्फ़ वॉर वगैरह हो रही थी तो रास्ते सब बंद थे, तो बाद में जब माहौल साजगार हुआ तो उनकी मैयत को करबला ले जाकर वहाँ दफन किया गया। अब यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि सौंपने में होता क्या था। वो एक किस्म का मैयत को इमाम कर देते थे, जैसे ममीज़ होती हैं कपड़े में लपेटी जाती, इसी तरह से किसी तरकीब से उसको रख के और एक दीवार में उसको मैयत को चुन दिया जाता था, एक संदूक में रख के। वो शायद लोहे का या किसी जस्ते का संदूक होता था और उसको हल्का सा एक तरफ टिल्ट कर देते थे, तो जिस्म का पानी मैयत का धीरे धीरे निकलता रहता था। और जब मैयत खोली जाती थी कई बरस के बाद या कई महीनों के बाद, जैसा भी होता था, तो उसमें देखते थे कि मैयत जो थी वो ज़रा सा कुछ श्रिंक तो हो ही जाती थी, लेकिन उसके बाल और उसके नाखून बढ़ते थे। ये बड़ी मशहूर बात थी। हमने तो नहीं देखा, बच्चे तो अलाउड नहीं थे देखने के लिए, तो लेकिन बड़े ये कहते थे कि उनके नाखून बढ़ गए थे और उनके बाल बढ़ गए थे। इसी सिलसिले में लखनऊ का एक बहुत दिलचस्प और बड़ा अच्छा एक रिवायती वाक़या है, वो यहाँ पर आपसे साझा करना ज़रूरी है। वो ये कि एक बेगम थी अंजुमन निसा। उनकी कोठी वहाँ पर थी डॉक्टर रामलाल चक्रवर्ती रोड पर, जहाँ पर अब एक ज़माने में सेल्स टैक्स का दफ्तर था और अब जहाँ पे शाहिद अपार्टमेंट्स हैं। ये उनका महल या उनकी ड्योढ़ी थी। बेगम साहब की शायद शादी नहीं हुई थी, या कुछ लोग कहते हैं कि उनके कोई औलाद नहीं थी, और उनके जो कज़न्स और भाई वगैरह थे उनको काफ़ी परेशान करते थे। लिहाजा उनके दीवान थे रायबरेली भीतर गाँव के शुक्ला साहब। ये वही शुक्ला साहब हैं कि जो शुक्ला निवास में गोलागंज में गुलाब सिनेमा के पहलू में जो लाल कोठी हुआ करती थी, जिसको रेड गेट होटल भी कहते थे, उसके जो मालिकान थे शुक्ला निवास, जिसके दो भाई थे श्रीनिवास शुक्ला और श्री प्रकाश शुक्ला। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इसी शुक्ला निवास के दामाद हैं अरुण शोरी और सुमन दुबे साहब। उन्हीं की पोतियों से इन दोनों की शादियाँ भी हुई हैं। और जो NDTV पर कर्नल शुक्ला आते हैं वो भी इसी घर के ही हैं, इसी शुक्ला ख़ानदान से हैं। तो शुक्ला जी जो उनके दीवान थे बेगम साहब से, बेगम साहब ने उनसे वसीयत की और ये कहा कि ये सारी हमारी जो इमलाक है, जितनी प्रॉपर्टी है, सब आपकी हो जाएगी हमारे बाद, और हमारी सिर्फ ख्वाहिश ये है कि मरने के बाद हमें करबला मोहल्ला पहुंचवा दिया जाए। देखिए कैसे अमानतदार लोग होते थे। दीवान शुक्ला साहब ने पूरा इंतज़ाम किया बेगम साहब की मैयत को करबला मोहल्ला यानी इराक़ भेजने का, और वो वहीं बाकायदा दफन की गई। उसके एवज़ में शुक्ला ख़ानदान को पूरी आराज़ी मिली, और उसी में एक मस्जिद भी है वहाँ पर जो कहलाती इमली वाली मस्जिद। अगर उसके पत्थर पे आप देखें जो उसके मेन गेट पर लगा है, उस पर लिखा अंजुमन निसा की मस्जिद, जिसमें एक बड़ा इमली का पेड़ था, इसलिए वो मशहूर तो इमली वाली मस्जिद के नाम से हुई है, लेकिन वो है अंजुमन निसा की मस्जिद, जो शुक्ला लोगों ने हमारे बुज़ुर्गों के हवाले की थी, क्योंकि हम लोग का उनका बहुत पुराना 200 साल का पड़ोस था, तो वो मस्जिद हम लोगों के हवाले कर दी थी और बाकी की आराज़ी उनके पास थी। उस घर में इमाम बाड़े भी हुआ करते थे और तमाम पुरानी तरह की जो रिवायती मकान होते हैं उसी तरह का था। एक और रिवायत हुआ करती थी मौत को कील देने की। होता यह था कि 40वें के बाद या ठंडी रकाबी के बाद जब सोग बढ़ाया जाता था
तो 4 बड़ी कीलों को, जिनका चौड़ा माथा होता है, उसको उस जगह पे 4 पलंग की बराबरी से कोने नाप के और उसमें कील देते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे हथौड़ी से, और कहते थे कि मौत को कील दिया है, इस घर में मौत जल्दी नहीं आएगी। ये एक अजीब तरह का टोटका था जो अब कहीं नहीं होता है, पहले हुआ करता था। कीलने पर याद आया, लोगों की जो नाफ होती थी, यानी जो जिसको कहते थे नाल, जो होती थी, नाल जो एम्बिलिकल कॉर्ड जो काटी जाती है वो घरों में गाड़ दी जाती थी। तो जहाँ पर गाड़ी जाती थी उसके ऊपर भी एक मोटे माथे वाली कील जो थी उसको ठोक दिया जाता था, और कहते थे कि यहाँ इनकी नाल गाड़ दी गई, यहाँ पर नाल इनकी महफूज है। और जिन लोगों को एक किसी ख़ास जगह से बहुत मोहब्बत होती है तो उनसे कहते हैं, यहाँ तुम्हारी नाल गड़ी हुई है, यानी वो घर ऐसा है कि जहाँ से उनका जो है वो नाल का एम्बिलिकल कॉर्ड का जो है वो रिश्ता है उस घर से, इसलिए उसको कहते हैं कि यहाँ पर उनकी नाल गड़ी हुई है। आखिरी रस्म जो अब भी होती है मरने के सिलसिले में, हुआ है सफ़। सफ़ तो आपने सुना होगा कि सफ़ उमूमन लोग ये समझते हैं कि जो मस्जिद में नमाज के दौरान जो रोज़ बनती हैं, जो कतारें बनती हैं, उनको कहते हैं सफ़। उनको तो कहते ही हैं सफ़, लेकिन और इसी से एक और लफ्ज़ निकला है एक मुहावरे की तरह जिसको यूज़ भी किया जाता है, कहते हैं सफ़ आराई, सफ़ आरा होना। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है तो उर्दू अखबारों में और ख़बरों में आप सुनते होंगे कि तमाम किसान तंजीमें, यानी तमाम जो पीजेंट्स या फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो हुकूमत के इन कानूनों के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हुए। सफ़ आरा माने लाम बंद हुए, उन्होंने फॉर्मेशन किया और उसके मुकाबले में खड़े हो गए। तो ये तो सफ़ का वो इस्तेमाल है। लेकिन मरने के सिलसिले में लखनऊ में सफ़ का दूसरा इस्तेमाल है। यहाँ होता है सफ़ उस माने में इस्तेमाल करते हैं यानी बिछौने के लिए, यानी एक बिस्तर के लिए जहाँ पर मैयत रखी जाती है, उसके चारों तरफ लोग जो बैठते हैं जिस दरी या जिस चांदनी पर, उसको कहते हैं सफ़। वो 40 दिन तक बिछी रहती है, 40वें के बाद उसको घर से निकाल दिया जाता है, किसी गरीब को दे देते हैं। लेकिन एक सफ़ होती है कि जिसको मनहूस नहीं समझा जाता है, उठाया नहीं जाता है, वो है सफ़े अज़ा, जो मुहर्रम में 40 दिन इमाम बाड़ों में और घरों में बिछाई जाती है। ऐलान में आपने मजलिसों को सुना होगा कि आप हजरात सफ़े अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ, फ़र्श अज़ा पर आ जाएँ, या आप तशरीफ़ ले आएँ। तो वो फ़र्श अज़ा या सफ़े अज़ा वही सफ़ है कि जो किसी के मरने में बिछाई जाती है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सोग भी 40 दिन का होता है तो उनकी भी सफ़ उसी तरह से बिछाई जाती है। आइए अब बात करते हैं लखनऊ के और जो घराने हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें मरने से मुताल्लिक़ क्या रसूमात हैं। जिस तरह से सारे हिंदुस्तान में होती है, 10वां 13वीं तो सभी जगह होता है। अर्थियाँ जाती हैं अपने अपने घाटों पर, वो भी सब जगह होता है। लखनऊ में कुछ खुसूसियत ये है कि जो पुराना लखनऊ है उसका एक ख़ास घाट है जो घंटा घर के करीब है, यानी कला कोठी के करीब गोमती के घाट पर, जिसका नाम है गुल्लाले घाट। और ये वो घाट है जहाँ पे लखनऊ के पुराने महलों की सारी अर्थियाँ जाती हैं और वहीं पर उनका विसर्जन वगैरह जो है, जो उनकी जो दाह संस्कार है वो सब वहीं होता है। और इसका आखिरी बहुत मशहूर दाह संस्कार हुआ है अभी लालजी टंडन साहब का, जो उत्तर प्रदेश के बहुत मशहूर बीजेपी के लीडर भी थे और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी थे। उनका भी जो है वो दाह संस्कार गुल्लाले घाट पर ही हुआ। इसके अलावा वो तो सभी जगह होता है कि जब लौटते हैं, ख़ासतौर से हमने तो बहुत से घरानों में देखा है कि जब मैयत के दाह संस्कार के बाद लोग लौटते हैं तो घर के लोगों को जो है वो मिर्च, हरी मिर्च जो है या लाल मिर्च, उसको दांतों में लोग काटते हैं और उसको थूक देते हैं और फिर उनसे कुल्ली करवाई जाती है, हाथ पैर धुलवाए जाते हैं, फिर वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। अवध की एक बहुत अजीब सी एक जिसको कहना चाहिए कि परंपरा है, वो ये है कि वो बांस की टिकटिकी जिसे कहते हैं, वो सीढ़ी नुमा चीज़ होती है जिस पर मैयत को बांधा जाता है अर्थी के शक्ल में, उन बांसों को ही निकाल कर उन्हीं की तीलियों से मुकुट बनता है जो दूल्हा पहनते हैं शादियों में। अब तो खैर राजस्थानी बने बनाए जो साफ़े हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, सब लोग पहनते हैं, उस पर कलगी लगी होती है। लेकिन पहले जो था और अब भी जो बहुत पुराने ट्रेडिशनल घराने हैं उनमें वो मुकुट पहनाया जाता है। वो मुकुट कुछ कंदील नुमा चीज़ होती है, उसमें कुछ चमकीले सेलोफिन कागज़ भी लगे होते हैं, वो एक ढांचा होता है जिसको मढ़ा जाता है कागज़ों से, उसमें गुड़ियाँ भी लगी होती हैं, और वो बाँस वही होते हैं कि जो अर्थी के बाँस होते हैं। देखिए, अर्थी के बाँस की तीलियों से बनता है दूल्हा की शादी का बारात का मुकुट। हकीकत भी यही है कि ज़िंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक सिक्का उछलता रहता है तो खैर है, और जब वो गिरता है तो किस करवट बदले किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए बकौल शायर के चकबस साहब के कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है
इन्हीं अज्जा का परीशा होना। हमेशा की तरह इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, और बेहतर होगा कि आप इसको यूट्यूब पर देखा करें। अगली मर्तबा किसी नए मौजू, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने कमेंट्स भेजना हमें आप न भूलें, आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, आदाब।